हम बेटा डिस्कस करते हैं एन फैक्टर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एन फैक्टर फॉर एन एलिमेंट्स, फिर उसके बाद हमने देखा था एन फैक्टर फॉर एन आयन, उसके बाद हमने देखा था एन फैक्टर फॉर एन आयनिक कंपाउंड, उसके बाद हमने देखा था एन फैक्टर फॉर एन एसिड्स। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एन फैक्टर फॉर ए बेस। एन फैक्टर फॉर ए बेस दैट इज इक्वल टू एसिडिटी। एन फैक्टर फॉर ए बेस किसके बराबर होते हैं बेटा? एसिडिटी। अब ये एसिडिटी होती क्या है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। You call that as number of replaceable OH negative, you call that as acidity। ध्यान दें, अगर मैं बात कर रहा हूं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब मुझे बता बेटा इनमें अगर आप देखोगे एन फैक्टर, यहां पर रिप्लेसेबल OH कितने हैं? एक। यहां पर भी OH नेगेटिव रिप्लेस हो सकता है, यहां पर भी OH नेगेटिव रिप्लेस हो सकता है। कितने OH नेगेटिव रिप्लेस हो सकते हैं? एक। तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे CaOH ट्वाइस, अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे MgOH ट्वाइस। जरा मुझे बता बेटा इनमें अगर आप देखोगे एन फैक्टर किसके बराबर होगा? यहां पर भी बेटा 2 OH रिप्लेस हो सकते हैं, यहां पर भी 2 OH रिप्लेस हो सकते हैं। तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2। इसी तरीके से अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं? 3। तो एन फैक्टर फॉर ए बेस इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? एसिडिटी। क्वेश्चन लिख लेना, कैलकुलेट एन फैक्टर फॉर द बेस इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर द बेस इन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives CaOHCl प्लस H2O। अब मुझे बता बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहां पर आपने देखा था एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, लेकिन अगर आप देखोगे HCl जो है इट इज एन एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस, यानी दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। HCl ने कितने H पॉजिटिव रिप्लेस किए? एक। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, यहां पर कितने हैं? CaOH यानी 1 टाइम्स। यानी इसका मतलब हुआ जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर है इसने खाली एक ही OH रिप्लेस किया, यानी इसमें इसका एन फैक्टर बेटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन इस तरीके से होती CaOH ट्वाइस प्लस ट्वाइस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O ट्वाइस H2O। यहां पर बेटा कैल्शियम के साथ कितने OH है? 2। यहां पर कैल्शियम के साथ कोई भी OH नहीं है, तो इसका मतलब यह भी रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड है। लेकिन इसमें जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसने बेटा दोनों OH नेगेटिव रिप्लेस किए, यानी इसका जो एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर किसके बराबर होगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 के बराबर बेटा इसका क्या होगा? एन फैक्टर। यानी एन फैक्टर फॉर ए बेस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू एसिडिटी। नेक्स्ट जो है दैट इज नंबर 6, एन फैक्टर फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन फैक्टर फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको देखना होगा या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको एन फैक्टर देखना होगा, चाहे आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस किया है, किसमें बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन में। यानी एन फैक्टर फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। यानी जो एन फैक्टर होता है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, यू कैन सिंपली से इट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान देना, क्वेश्चन आप लिख लेना, कैलकुलेट
n factor for the following. Calculate n factor for the following. Number first, Cl2 gives Cl negative. Cl negative या Cl minus 1 लिखो. ध्यान देना बेटा, अगर आपको Cl2 के लिए n फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, Cl2 के लिए अगर आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, ध्यान देना, Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. दैट इज चेंज कितनी है? चेंज इज ओनली 1. वो तो पता है गेन है, बट चेंज इज ओनली 1. तो n फैक्टर जो होगा Cl2 का, दैट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. और चेंज कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 1 मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 2. दैट इज n फैक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2. लेकिन अगर ये रिएक्शन में बेटा इस तरीके से लिखूंगा, आई विल राइट हियर नंबर सेकंड, Cl minus 1 gives Cl2. अगर Cl नेगेटिव के लिए आपको बेटा ऑक्सीडेशन एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, Cl -1 के लिए, ध्यान देना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. दैट चेंज इज इक्वल टू ओनली 1. चेंज तो एक ही है. अब तो वो तो पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डिफरेंट. तो चेंज इज ओनली 1, दैट इज -1 से लेकर कहां तक? 0 तक. एन फैक्टर किसके बराबर होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन इस Cl के लिए 1, और कितने क्लोरीन है? एक ही क्लोरीन. तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1. यानी जब भी आपको बेटा एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, यू कैन सिंपली से इट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स. नंबर थर्ड, MnO2 gives Mn2 पॉजिटिव. यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ध्यान देना, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, क्योंकि ऑक्सीजन का है -2. वहां से सॉल्व करके आपको मैग्नीज की कितनी आ जाएगी? +4. +4 से किस में चला गया? +2 में. वो तो पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन एंड इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो पता है. ध्यान देना, इस MnO2 का अगर आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? एन फैक्टर. जरा मुझे बताओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 से +2. दैट चेंज इज ओनली 2. एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2. एंड हाउ मेनी मैग्नीज आर देयर? 1. 2 into 1, that will become equal to 2. Number 4, H2O2 gives H2O. H2O2 gives H2O. और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2. यही है ना, हाइड्रोजन की +1 है. अब मुझे बता बेटा, जो ये H2O2 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1 से लेकर -2 तक. दैट इज चेंज इज ओनली 1. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 2. दैट इज 1 into 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना. तो एन फैक्टर विल बिकम इक्वल टू 2. एन फैक्टर विल बिकम इक्वल टू 2. Had it been like this, H2O2 gives O2. H2O2 gives O2. इस H2O2 में बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन वो तो कहीं से वहां पर नहीं है. यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. जरा मुझे बता बेटा, इस H2O2 की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. That change in oxidation state is only 1. And how many oxygen atoms are there? 2. That is n factor will be equal to 1 into 2. That will become equal to 2. n factor बेटा किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर. इसी तरीके से 6, अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, H2C2O4, it gets converted into carbon dioxide. H2C2O4, कार्बन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. कार्बन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4. और अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, दोनों साइड से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दोनों साइड से ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2. जरा मुझे अब बताओ, अगर इस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 मींस ऑक्सैलिक एसिड, इसका अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, यू कैन सिंपली से एन फैक्टर विल बी इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4, दैट इज 1. How many carbon atoms are there? 2. That is equal to 2. N factor will be equal to
इसी तरीके से हमारे पास 6 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, that is called as K2Cr2O7, potassium dichromate. And this potassium dichromate acts as an oxidizing agent. ये oxidizing agent भी act करता है, ध्यान देना। K2Cr2O7 gives Cr3 positive, it gives chromium 3 positive। यहां पर जो क्रोमियम होता है ना, इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 और इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। जरा मुझे बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर देयर, दैट इज रिडक्शन एंड इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन फैक्टर इसका किसके बराबर होगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +6 से +3, दैट इज 3 into how many chromium are there? 2, 3 2 are 6, that is n factor will be equal to 6। यानी K2Cr2O7 का ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर किसके बराबर है? 2। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास था उसका बेटा एन फैक्टर किसके बराबर होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर बेटा 6 के बराबर है। नेक्स्ट इज 7th 8th पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम permanganate, and you call it as KMnO4, potassium permanganate। and this KMnO4 also acts as an oxidizing agent। ये भी क्या एक्ट करता है? acts as oxidizing agent। ये भी बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करता है, ध्यान देना। अगर हम इस KMnO4 की बात करेंगे, इस KMnO4 में मैग्नीज पे बेटा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। मैग्नीज पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं? +7। ये हमने बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में देख लिया है। अब अगर मैं इस पोटेशियम परमैंगनेट को बेटा यूज करूंगा एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जहां पर H पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव। और अगर मैं इसको बेटा न्यूट्रल मीडियम में यूज करूंगा, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कालाइन, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कालाइन, स्लाइटली बेसिक, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO2। यहां पर बेटा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। असल में बेटा MnO2 यहां पर है, तो अगर आप यहां पर बेटा Mn2 पॉजिटिव आयन हमारे पास, और यहां पर बेटा MnO2, और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे इट इज +4। अगर मैं MnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा इन स्ट्रांगली बेसिक, इन स्ट्रांगली बेसिक, अगर मैं स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में बेटा इसको यूज करूंगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO4 नेगेटिव, और यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अभी +6। तो अगर मैं KMnO4 को यूज करूंगा एसिडिक मीडियम में, Mn2 पॉजिटिव इस फॉर्म में, एसिडिक मीडियम का मतलब वो जहां पर H पॉजिटिव, +7 से +2 तक, यानी एन फैक्टर आ जाएगा 5 के बराबर। ऑब्वियसली बेटा +7 से लेकर +2, यानी एन फैक्टर बेटा KMnO4 का 5 है, लेकिन किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है? Mn2 पॉजिटिव में। और अगर मैं न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कालाइन, यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +7, यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन? +4, चेंज कितनी है? ओनली 3, एक ही मैग्नीज है ना, यानी एन फैक्टर बेटा न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कालाइन मीडियम में कितना होता है? 3। और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली अल्कालाइन मीडियम, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6, यानी एन फैक्टर बेटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और अगर आप देखोगे इसका कलर होता है पर्पल कलर। KMnO4 का कलर कौन सा होता है? पर्पल। Mn2 पॉजिटिव होता है कलरलेस, Mn2 पॉजिटिव कलरलेस होता है। MnO2 जो होता है इट इज ब्राउन, एंड इट इज MnO4 नेगेटिव का कलर क्या होता है? ग्रीन। यानी अगर पर्पल कलर्ड कंपाउंड कन्वर्ट हुआ इनटू अ कलरलेस, देन यू कैन से एसिडिक मीडियम इज देयर। इफ अ पर्पल कलर कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ब्राउन कलर, पर्पल कलर बेटा ब्राउन में कन्वर्ट हुआ, यू कैन से द मीडियम इज न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक। अगर पर्पल कलर बेटा कन्वर्ट हुआ इनटू ग्रीन, you can say the medium is strongly basic।
यानी एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या है बेटा 5, न्यूट्रल मीडियम में क्या है बेटा एन फैक्टर 3, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में एन फैक्टर क्या है 1। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? अगर इक्विवेलेंट मास की मैंने फॉर्मूला निकाला होगा, यू कैन से मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर डिसाइड करेगा वेदर इट इज एन एसिडिक मीडियम, वेदर इट इज अ बेसिक मीडियम और इट इज ए न्यूट्रल मीडियम। ये थे बेटा हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है बेटा दैट इज नॉर्मेलिटी, एंड यू डिनोट द नॉर्मेलिटी बाय एन। पहले हम बेटा डेफिनेशन देखेंगे नॉर्मेलिटी की, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, defined as the number of equivalents of solute present in 1 liter of solution. Defined as number of equivalents of solute present in 1 liter of solution. यानी जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? It is equal to number of equivalents of solute divided by volume of solution, and volume of solution should be in liters. जैसे हमने बेटा मोलैरिटी डिस्कस की थी वैसे ही हमारे पास नॉर्मेलिटी है, बस वहां पर बेटा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और यहां पर बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। मोलैरिटी भी हमने लिखी थी ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। या हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mls। ध्यान देना, अगर आप देखोगे अब आपको मैं एक चीज बोलूंगा, यूनिट्स क्या है नॉर्मेलिटी की। यहां पर तो आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, यानी ऊपर आ जाएगा इक्विवेलेंट, यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय लीटर, तो नॉर्मेलिटी के यूनिट्स आ जाएंगे इक्विवेलेंट्स पर लीटर यहां पर। अब यहां पर बेटा आप एक चीज बोलोगे, यहां पर आपने अगर आप देखोगे यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब आप में बेटा एक चीज आप बोलोगे कि यहां पर हमारे पास लिखे हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, फिर यहां पर आना चाहिए मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय मिली लीटर, मिली एंड मिली गेट कैंसिल आउट, वहां पर इक्विवेलेंट्स पर लीटर आ जाएगा, वहां पर फिर भी आ जाएगा इक्विवेलेंट्स पर लीटर। और आपको पता है कि नॉर्मेलिटी टर्म में बेटा वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी जो इक्वेशन है इसमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, देयरफॉर नॉर्मेलिटी जो है इट इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जो हमने बेटा कंसंट्रेशन टर्म में मोल कांसेप्ट में डिस्कस किया था। नॉर्मेलिटी जो है इट इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें कौन सी टर्म आती है बेटा? वॉल्यूम टर्म आ जाती है। ध्यान देना, अगर मैं इस वॉल्यूम को बेटा इस साइड ले लेता हूं, यहां पर क्या ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मगर किसमें? लीटर्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन अगर मैं इसी यहां पर बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर मैं नॉर्मेलिटी को बेटा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मगर वॉल्यूम है किसमें बेटा? ml में, आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। और एक चीज आपको पता है कि जो 1 इक्विवेलेंट होता है इट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट्स। 1 जैसे हमने बोला था 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल्स। इसी तरह यानी नॉर्मेलिटी को अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे, मगर वॉल्यूम अगर है लीटर्स में, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और अगर मैं नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mls, आपको क्या मिलेगा बेटा? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। ध्यान देना, जरा मुझे बता बेटा नंबर ऑफ मोल जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यही हमने देखा, यही डिस्कस किया था ना। अब इन दो को अगर हम डिवाइड कर देंगे, गिवन मास एंड गिवन मास विल गेट कैंसल आउट,
तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास तो बेटा ऊपर चला जाएगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, यही आ जाएगा। मगर आपको पता है बेटा जो इक्विवेलेंट मास होता है इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, यानी मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास एन फैक्टर, यहां से मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, ये एन फैक्टर यहां से, यानी मोलर मास किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर, यानी मोलर मास की जगह मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर, दैट इज इक्वल टू मोलर मास। क्योंकि हमने जब इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन उसमें हमने लिखा था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर यहां से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास, यानी मोलर मास की जगह मैं क्या लिखूंगा, यू कैन राइट इट एज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मास विल गेट कैंसिल आउट। तो अब मुझे बता बेटा ये एन फैक्टर कैन यू राइट इट एज दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मुझे बता बेटा अगर इस एन फैक्टर को मैं यहां से लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर ये है डिवाइड में, अगर मैं बेटा इसको यहां से रब कर लेता हूं, कैन यू राइट द इक्वेशन इज लाइक दिस, एन फैक्टर बेटा यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में बेटा आपको रिलेशन लिखनी है कि क्या रिलेशन है बेटा, ध्यान देना। हमने ऑलरेडी लिखा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। यहां से मैं बेटा डिवाइड कर लेता हूं, यहां से मैं बेटा डिवाइड कर लेता हूं, दोनों साइड से डिवाइड कर लेता हूं, यहां से मैं डिवाइड कर लेता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स से, और यहां पर भी मैं डिवाइड कर लेता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स से। Number of equivalents divided by volume of solution in liters, that is called as normality, is equal to n factor into ये वाली टर्म जो है number of moles divided by volume of solution in liters, that is equal to molarity, यानी नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, दो इक्वेशंस बेटा हमने लिखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा हमने देखा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक है, अब लिख लेना क्वेश्चन, what is the molarity of 6 normal H3PO4? ध्यान दे, देके क्या है वहां से, नॉर्मेलिटी देके है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 6 और H3PO4 द फॉस्फोरिक एसिड, इसका एन फैक्टर किसके बराबर है, 3। कैन यू राइट नॉर्मेलिटी वो देके है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एन फैक्टर H3PO4 का किसके बराबर है, 3 इंटू मोलैरिटी।
वही आ जाएगा, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। 3 तो यहां से आ जाएगा, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी। यानी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बेटा किसके बराबर आ जाएगा? सॉल्यूशन की मोलैरिटी बेटा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लेना वहां पर बेटा क्वेश्चन। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of the following. Calculate the normality of the following. Number first, 1/20 mole of H2SO4 in 100 ml of solution. 1/20 mole of H2SO4 in 100 ml of solution. ध्यान देना, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो H2SO4 है ना, H2SO4 का एन फैक्टर किसके बराबर है? 2 के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? 1/20। कैन यू राइट इट एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। एन फैक्टर क्या है? 2 इनटू नंबर ऑफ मोल, दैट कम्स आउट टू बी 1/10। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर्स में। आपको है 100 ml, 100 ml है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मगर आपको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे? 1000, दैट बिकम्स इक्वल टू 1/10 लीटर। फिर मुझे बता बेटा, देयरफॉर नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1/10, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स 1/10, 1/10 and 1/10 will get cancelled, that is 1 equivalent per liter. Normality will be 1 equivalent per liter. Number 7, 20 grams of NaOH in 200 ml of solution. NaOH जो है, इट इज अ बेस। जरा मुझे बता बेटा, इसमें एन फैक्टर किसके बराबर होगा? इसमें एन फैक्टर बेटा 1 के बराबर होगा। एज ही लिख लेना बेटा, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। NaOH का एन फैक्टर किसके बराबर है? 1। ठीक है, अब मुझे बता बेटा, अगर आपको इसका कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट मास, यू कैन से इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास। NaOH का मोलर मास किसके बराबर है? 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू 40। तो इक्विवेलेंट मास NaOH का जो इक्विवेलेंट मास है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 40। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होगा? गिवन मास, गिवन मास कितना है? 20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना है? 40, 0 0, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू 1/2। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स। 0 0 2 1 r 2 5 r, दैट कम्स आउट टू बी 1/5 लीटर। जरा मुझे बता, नॉर्मेलिटी, देयरफॉर नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दैट इज 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/5, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5/1। ये होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले लूंगा तो मुझे इनवर्स करना है, दैट बिकम्स इक्वल टू 5/2 इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इट विल बी द नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट बेटा जो है, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बोला है कि डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आप देखोगे
number of equivalents of solute remains constant. सोल्यूट अगर आप देखोगे ना, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन की वजह से क्या चेंज होता है, सॉल्वेंट चेंज हो जाता है, और जो सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे हमने बेटा मोलैरिटी में हमने डिस्कस किया है इससे पहले। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान देना, ये कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, इस सॉल्यूशन की बेटा नॉर्मेलिटी जो है दैट इज इक्वल टू Ni, और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू Vi। सपोज द वॉल्यूम इज इन लीटर्स और ml बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होगा, Ni Vi। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है देन इट इज मिली इक्विवेलेंट्स। मैंने इसको बेटा डाइल्यूशन का मतलब हुआ मैं यहां से क्या ऐड कर लेता हूं, सॉल्वेंट। जब मैं सॉल्वेंट ऐड करूंगा तो वॉल्यूम तो बेटा चेंज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम Vi टू Vf। वॉल्यूम चेंज हुआ है कहां से कहां तक, Vi से लेकर Vf तक। जब बेटा वॉल्यूम चेंज हो गया, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ऑब्वियसली बेटा नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगा, कहां से कहां तक, Ni से लेकर Nf तक। तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ जाएंगे, दैट विल बिकम इक्वल टू Nf Vf। तो पहले कितने इक्विवेलेंट्स थे, Ni मींस इनिशियल एंड F मींस फाइनल। पहले कितने इक्विवेलेंट्स थे, Ni Vi, और लास्ट में कितने इक्विवेलेंट्स हैं, Nf Vf। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, कैन यू राइट इट एज Ni Vi इज इक्वल टू Nf Vf। Ni Vi इज इक्वल टू Nf Vf। और V एडेड, अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना सॉल्वेंट आपने ऐड किया, ऐड फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्योंकि आ जाएगा ना। ध्यान देना, अगर आप बोलोगे इनिशियल वॉल्यूम कुछ है, V इनिशियल प्लस V ऐड जो आपने ऐड किया, दैट विल गिव यू द V फाइनल, वही आ जाएगा। तो अगर आपको V ऐड कैलकुलेट करना होगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू V फाइनल माइनस V initial, final minus initial, that will give you the volume of the solvent, that is N. क्वेश्चन लिख लेना, 500 ml of 0.3 normal solution is diluted so that it becomes 0.1 normal। अब हमने क्या किया बेटा, 500 ml of 0.3 normal solution is diluted so that it becomes 0.1 normal। 500 ml हमारे पास सॉल्यूशन है और इसकी नॉर्मलिटी है 0.3 नॉर्मल, इसको हमने डाइल्यूट किया और फाइनल नॉर्मलिटी कितनी बनी, 0.1 नॉर्मल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडिट। आप बेटा ये कैलकुलेट करो कि आपने कितना वाटर इसमें ऐड किया, ध्यान देना। तो पहले मुझे बताओ सॉल्यूशन की इनिशियल नॉर्मलिटी क्या है, 0.3 नॉर्मल, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। तो कैन यू राइट इट एज Ni Vi इज इक्वल टू, ये आपको बेटा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आपको नहीं देगा इक्विवेलेंट्स, ये आपको मिली इक्विवेलेंट्स देगा, इज इक्वल टू Nf दैट इज 0.1 इंटू Vf। V बेटा ऐसे ही रखेंगे, 0.1 यहां पर डिवाइड आ जाएगा, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट बिकम्स इक्वल टू 3 इंटू 500, दैट बिकम्स इक्वल टू 1500 इज इक्वल टू V फाइनल। तो फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1500। 1500 इज द फाइनल वॉल्यूम, मगर 1500 ml। ठीक है, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, आपने कितना वाटर ऐड किया बेटा उसमें।
कैन यू राइट इट एज V add जो होगा दैट इज इक्वल टू V फाइनल दैट इज 1500 minus 500 दैट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी ml? That comes out to be 1000 ml is the volume of the solvent that is added. V added is equal to 1000 ml. तो आपने बेटा 1000 ml बेटा इसमें ऐड किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ध्यान देना। पहले मैं बेटा इस लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा। इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, number of equivalents of any reactant, number of equivalents of any reactant or product are equal. तो अगर हम बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, number of equivalents of any reactant or product they are equal. कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास है, ध्यान देना, अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा यहां पर A plus B gives C plus D, चाहे आप बैलेंस्ड लिखो या बैलेंस्ड मत लिखो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ केमिकल, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल। यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, यानी XA is equal to XB is equal to XC is equal to XD, यानी number of equivalents of any reactant or product are equal। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें क्या है। अब और एक चीज आपके पास है कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, ऑलरेडी आपने पढ़ा है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास, मगर ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, उससे भी आप कैलकुलेट करते हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको मिलेगा बेटा किससे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मगर वॉल्यूम बेटा होना चाहिए किसमें? लीटर्स में। दैट आल्सो गिव यू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स आल्सो गिव यू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और भी हमारे पास और एक इक्वेशन है, दैट इज n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, that also give you the number of equivalents। यानी जब भी आपको बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज करना होगा 1 2 3 4, आप बेटा कोई भी इनमें से यूज कर सकते हो। दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रिएक्टर और प्रोडक्ट आर इक्वल। किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहे वो बैलेंस्ड हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उससे। क्वेश्चन लिख लेना, एन अननोन मेटल forms an oxide। एक अननोन मेटल हमारे पास, कोई भी मेटल, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक, आयरन, जो भी मेटल हमारे पास है, इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। यानी ये रिएक्शन दिखा था किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल? बोलता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या है बेटा?
if the oxygen content is if the oxygen content is 20%, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज, अगर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है बेटा? 20%। ध्यान देना, कोई मेटल हमारे पास है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाता है और एक ऑक्साइड बना देता है MXOY, ठीक है? कोई भी ऑक्साइड बना वहां पर, रिएक्शन आकर बिटवीन ए मेटल एंड ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। एक्स का वैल्यू कुछ हो सकता है, वाई का वैल्यू कुछ हो सकता है। ध्यान देना, अगर आपको मैं ये बोलूंगा ऑक्सीजन कंटेंट कितना है? 20%, यानी इफ वी से द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, देन ऑब्वियसली द मेटल इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। यही है ना? जरा मुझे बताओ, इस वक्त मास में मास दे गया है ना, तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मास। दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है? गिवन मास, वो किसके बराबर है? 80 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास कितना है? 20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 8। तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल यहां चढ़ेगा, 8 से बेटा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 80 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। 21 आर 24 आर 8 4 आर 32, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 32। मेटल का कितना इक्विवेलेंट मास आया बेटा? आपको 32 के बराबर है। ये बेटा पहला क्वेश्चन इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में। नंबर सेकंड क्वेश्चन लिखो। Two grams of metal oxide is converted into 3 grams of metal carbonate। मेटल ऑक्साइड को बेटा किसमें आप कन्वर्ट करते हो? मेटल कार्बोनेट को, कार्बोनेट में। कैलकुलेट the equivalent mass of metal। 2 grams of metal oxide is converted into 3 grams of metal carbonate। Calculate the equivalent mass of metal। ध्यान देना, सिंपली आप बोलोगे कि मेटल ऑक्साइड को आपने किस में कन्वर्ट किया? मेटल कार्बोनेट में। इसका मास कितना है? 2 ग्राम्स। इसका मास कितना है? 3 ग्राम्स। जरा मुझे बताओ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट। जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड गिवन मास दैट इज 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट। यही होगा ना? 2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट। यही होगा, बिकॉज इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ये भी हमारे पास, लेकिन इससे पहले हमने जब लिखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन, उसमें हमने लिखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8 इज इक्वल टू 3
डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, उस वक्त हमने लिखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30। जरा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30 इस साइड लाएंगे, इट बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 60 इज इक्वल टू, ये इस साइड ले लेंगे 3 टाइम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 24। ये बेटा अगर हम देखेंगे ना ट्वाइस इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, 24 यहां से आ जाएगा तो माइनस में, दैट इज 60 माइनस 24 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 36। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसके बराबर आया? 36 के बराबर है, ध्यान देना। तो अगर आप देखोगे बेटा इसी के साथ कंप्लीट होता है बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और नॉर्मेलिटी टर्म भी हमने डिस्कस किया है बेटा इसमें, और एन फैक्टर भी हमने डिस्कस किया है इसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इक्विलिब्रियम।